वेलकम बैक। आलमी सियासी मंजरनामे पर तेजी से बड़ी तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। एक तरफ सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बढ़ते हुए सिफारती रवाबित ने खित्ते में मस्बत पेशरफ्त की उम्मीद पैदा कर दी है, तो दूसरी जानिब अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदा जौहरी मुज़ाकरात एक नए तनाज़े का इशारा दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज उस वक्त एक इनकलाबी और हैरानकुन पेशरफ्त सामने आई जब सऊदी अरब के वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान एक आला सतह के वफ्द के हमरा तेहरान पहुंचे। शहजादा खालिद ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को सऊदी फरमारवा शाह सलमान का खुसूसी पैगाम भी पहुंचाया, जिसकी तफसीलात ताहाल जाहिर नहीं की गई। ईरानी सुप्रीम लीडर ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को खित्ते के लिए सूदमंद करार देते हुए कहा कि ईरान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए पुरअज़्म है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में हुई है जब ईरान और अमरीका के दरमियान जौहरी तनाज़ा एक बार फिर सुर्खियों में है। अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर रोम में मुनक्किद होना था, जिस पर ईरान ने एतराज़ करते हुए कहा है कि मुज़ाकरात के मुकाम की तब्दीली पेशा वाराना गलती है और यह संजीदगी की कमी को जाहिर करता है। इससे पहले ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी पहले दौर की तरह मस्कत में होने की इत्तलात थी। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की जानिब से ईरान के जौहरी मराकज़ पर मुजव्वज़ा हमला रोक दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने इस इक़दाम के बजाय मुज़ाकरात को तरजीह दी, ताहम उन्होंने बाद में मुबहम अंदाज में कहा है कि यह नहीं कहूंगा कि हमला मनसूख कर दिया गया। ट्रंप का कहना था कि ईरान के पास एक अजीम मुल्क बनने का मौका है और मेरा पहला ऑप्शन हमेशा बातचीत ही होगा। अगर दूसरा ऑप्शन इख्तियार किया गया तो वो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। वाज़ेह रहे कि इसराइल ने मई में ईरान के जौहरी मुकामात पर हमले का मंसूबा तैयार किया था, जिसका मकसद ईरान की जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत को 1 साल या उससे ज्यादा अरसे तक पीछे धकेलना था। इस हमले की कामयाबी के लिए सिर्फ इसराइल का दिफा काफी ना था, बल्कि अमेरिका की मुआवनत भी जरूरी थी ताकि ईरानी जवाबी कार्रवाई से निपटा जा सके और हमले को कामयाब बनाया जा सके। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के तनाजुर में एक और अहम पेशरफ्त हुई जब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची रूस के दौरे पर भी पहुंचे हैं और उन्होंने क्रेमलिन में सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। ऐसा लग रहा है कि एक तरफ ईरान खित्ते में हमसाया मुमालिक ख़ुसूसन सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी जानिब आलमी ताकतों के साथ कशीदा जौहरी तनाज़े के हल के लिए रूस जैसे तहादियों से मुशावरत भी जारी है ताकि अमरीका पर किसी न किसी किस्म का दबाव भी रखा जा सके। सवाल यह है कि यह सिफाती सरगर्मियां खित्ते को किस राह पर गामजन करेंगी, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। अमरीका और ईरान से हटकर आज अमरीका और अफगानिस्तान से मुतालिक भी एक सनसनीखेज खबर सामने आई, जिसमें यह इंकशाफ हुआ है कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने अमरीकी असलहे को दहशत गर्दों को फरोख्त कर दिया है। BBC ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि अफगान तालिबान ने अमरीकी फौज के छोड़े गए 5 लाख हथियार दहशत गर्दों को भेज दिए। रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा अलकायदा से मुंसलिक तंजीमों के पास भी गया और अलकायदा से वाबस्ता तंजीमों को अफगानिस्तान में अमरीकी हथियारों तक रसाई है। BBC की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की कमेटी को बताया कि फौजी साजो सामान में से कम अज कम निस्फ का हिसाब नहीं दे सकते। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान में टेक ओवर के बाद तकरीबन 10 लाख हथियार फौजी साजो सामान अपने कब्जे में लिए थे। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने मुकामी कमांडरों को अमरीकी हथियारों का 20% रखने का हुक्म दिया, जिससे ब्लैक मार्केट को फरोग मिला। नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की तामीर नौ पर नजर रखने वाले अमरीकी इदारे सिगार ने हथियारों के कम तादाद की इतला दी। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि $85 अरब के जदीद अमरीकी हथियार अफगानिस्तान में छोड़े गए। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी असलहे से मुतालिक पाकिस्तान का भी ये शिकवा रहा है कि यह असलहा पाकिस्तान के खिलाफ बरसरे पैकार दहशतगर्द तंजीमों के हाथ लग गया है और वह तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ यह असलहा इस्तेमाल कर रही हैं। और ऐसे में पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अफगानिस्तान का दौरा इंतहाई अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है, जिसमें न सिर्फ असलहे से मुतालिक बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदा ताल्लुकात और जो पाकिस्तान से मुहाजिरीन की वापसी पर भी तफसीली गुफ्तगू होगी। इन तमाम मामलात पर प्रोग्राम में मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है आलमी अमूर के माहिर डॉक्टर कामरान बुखारी ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कामरान बुखारी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सर ये बताएगा कि आलमी मंजरनामे पर बड़ी तेज़ी से जो है इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है वो जौहरी मामलात पर मुज़ाकरात चल रहे हैं और साथ साथ ज़ाहिर दूसरा दौर तो उसका नहीं हो सका लेकिन होना है। और अमेरिका ने थ्रेट भी दे दिए साथ साथ कि मैंने तो इसराइल को मना नहीं किया कि वो ईरान पे अटैक ना करे। और उधर से सऊदी वज़ीर दिफा का ईरान का दौरा और फिर ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रशिया का, ये बड़ी तेज़ी से कुछ तब्दीलियाँ रुनमा हो रही हैं आलमी सियासी मंजरनामे पर। तो क्या सर लग रहा है, क्या होने जा रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ समर के ईरान के जो मामला है
चाहे वो जौहरी हथियार हैं, चाहे वो खित्ते में उसकी मुदाखलत है, उसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, वो सारे का सारा जो सिलसिला है, वो अब जो है ना एक एंड पॉइंट पे आ चुका है। अब जो है वो अब या आर है या पार है मामला। क्योंकि अब अमेरिका जो है वो बेसिक एक तो जो है वो जो टाइम पीरियड जो ब्रेकआउट का है वो बहुत थोड़ा है। वो कोई 7-10 दिनों का है। और फिर सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस चीज़ को मज़ीद खींचना नहीं चाहते। ही वांट्स इट टू बी डन। फिर ये है कि ईरान के अंदर भी जो है मैं समझता हूँ कि एक जल्दी है, क्योंकि उनके जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खamenei, वो 86 साल के होने वाले हैं। उस वजह से भी एक इशू ये है कि उनको भी जल्दी है। वो नहीं चाहते कि जो उनकी इस वक्त मईशत की हालत है, जो उनकी जो सोसाइटी की हालत है, जो अंदरूनी सियासी हालत है, वो बदस्तूर खराब होती रहे और फिर जाके ट्रांजिशन हो। तो दोनों फरीकैन की जानिब से जो है जल्दी है। और आई थिंक कि जो है अब मामला किसी जगह पहुंचेगा। मसला है इंजीनियरिंग डील का, हम्म। कि एक अंडरस्टैंडिंग तो हो चुकी है कि डील होनी है किसी ना किसी तरीके की। अब उसकी शक्ल सूरत, उसका खदो-खाल क्या होगा और वो किस तरीके से होगी, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी जो है कोई एक राय नहीं पाई जाती कि ईरान के साथ कैसे डील किया जाए। फिर इसराइल के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अरब ममालिक के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तुर्की के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और फिर ईरान के अंदर भी इख्तिलाफ़ात हैं। तो वो जो इंजीनियरिंग ऑफ द डील है, उसके ऊपर आई थिंक अब फ़ोकस है। तो सर ये जो मुज़ाकरात का प्रोसेस है एक तरफ चल रहा है, लेकिन साथ साथ जो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि मैंने तो इसराइल को मना नहीं किया कि वो ईरान पे अटैक ना करे, तो ख़तरा वो भी मौजूद है अब भी, या आपको लग रहा है कि वो ख़तरा फिलहाल जंग वाला टल चुका है? देखें, जंग वाला आई डोंट थिंक टल चुका है। कि अगर ये ईरान की तरफ से जो है वो बेसिकली रेजिस्टेंस आती है, तो फिर जो है मामला जो है वो काइनेटिक हो सकता है, फिर वो जंग की तरफ जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जाएगा, जा सकता है। डिपेंड करता है कि ईरान किस किस्म का जो है जवाब देता है और कौन सा किस कॉम्प्रोमाइज पे आता है। क्या उसकी सॉर्ट ऑफ लास्ट प्राइस है जिसे कहते हैं, जब आप सौदेबाजी कर रहे होते हैं, ऐसे ही है। जियोपॉलिटिकल नेगोशिएशंस भी वैसे ही होती हैं। तो उसके ऊपर जो है ना सारा दारोमदार है। फिर ये है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं चाहते कि कोई जंग हो। वो फॉरएवर वॉर्स को खत्म करना चाहते हैं और वो इस मामले को किसी एक नहज पे लगाना चाहते हैं, क्योंकि मशरिक वुस्ता और रूस जो हैं और यूक्रेन, वो डिस्ट्रैक्शन है अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका फोकस करना चाहता है चाइना की तरफ से जो जियो जी इकोनॉमिक हाँ। और टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है, उसके को डील करना चाह रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे टाइम कम है। इसी वजह से आज आपने देखा कि वो जो खबर आई है कि कल जो है वो बात कर रहे थे रिपोर्टर्स के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा कि अभी हमें कोई जल्दी नहीं है चीन के साथ, लेकिन दूसरी जानिब ज़ाहिर है उसका मतलब ये था, इम्प्लीकेशन ये था कि ये जो बाकी 2 इश्यूज़ हैं, इन पे हमें जल्दी है। लेकिन ज़ाहिर है फिर एक एक तरफ अमेरिका बातचीत की तरफ जा रहा है, लेकिन साथ साथ ईरान का हमें इत्तेहादी है जो हौसी हैं, उन पे अटैक भी हुआ और वहाँ किलिंग्स भी हुई काफ़ी ज़्यादा। तो वो जो पॉलिसी नज़र आ रही है अमेरिका की, वो कैरेट एंड स्टिक की है कि एक तरफ वो बातचीत में एंगेज भी रखना चाह रहा है, लेकिन साथ साथ वो अपनी ताकत भी जो है वो माइट के जरिए भी बातें मनवाने की जो पॉलिसी वहाँ पे नज़र आ रही है। जी, बिल्कुल। देखें, ये तो एक कुदरती अमल है ना, जब 2 फ़रीक़ैन, 2 हरीफ़ जो है वो एक-दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हैं, तो उनको लेवरेज चाहिए होती है। वो गुफ्तगू की मेज़ पे बैठे हुए उन बगैर लेवरेज के तो वो बात नहीं कर सकते ना। हर पार्टी जो है वो पोज़ीशन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ के साथ जो है बात जी करना हाँ। चाहती है। साथ ही साथ रिलेटिव वीकनेस भी होती है। तो अब मसला ये है कि ये हूतियों पे जो बमबारी है वो तो जारी रहेगी और जो मिलिट्री ऑप्शन है उसका थ्रेट बरकरार रहेगा। वो सिर्फ कह नहीं रहे, वो बल्कि जो है, अगर आप देखें तो जो आधे दर्जन बी-2 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स हैं वो डिएगो गार्सिया में पार्क्ड हैं। और 2 जो है कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स वो इस वक़्त मिडल ईस्ट में है, यूएसएस कार्ल विन्सन एंड यूएसएस हैरी ट्रूमन। तो ये उससे वो बेसिकली जो आप कैरेट और स्टिक की बात कर रहे हैं, वो स्टिक ज़बानी जमा खर्च नहीं हो रही, वो स्टिक की तैयारी भी हो रही है कि अगर ये मामला साउथ जाता है, क्योंकि देखें अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं पता ना, अदम एतमाद जी की हाँ। फ़िज़ा है। तो उनको ये नहीं पता कि हमसे बात कर रहे हैं, तो साथ ही साथ कोई अगर न्यूक्लियर टेस्ट कर लेते हैं, तो फिर मामला खेल उलट जाएगा अमेरिका के लिए। अच्छा तो सर, इस वजह से पूरी तैयारी है। तो डॉक्टर साहब ये सारी जो एंगेजमेंट है, ज़ाहिर है ईरान जो है वो गज़ा के मामले को बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली जो है वो लीड कर रहा था इस मामले को, और बड़ा एक उसने एक पोजीशन ली हुई थी। तो ये बातचीत अगर आगे बढ़ती है तो इसके गज़ा की सूरत हाल के ऊपर मनफी या मस्बत क्या असरात पड़ेंगे इसके?
मैं समझता हूं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने जो है वो गजा के मामले को ईरान से अलग किया हुआ है। हम्म। गजा का मामला जो है वो सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन और मिस्र के साथ है। उस इसी वजह से उन पे भी दबाव है कि भाई आपने तारीखी तौर पे फलस्तीनी तनाज़े को कभी ओन नहीं किया, कभी हम्म। लीड नहीं किया। हमेशा हमारे ऊपर इन्हिसार किया कि हम आपको टू स्टेट सॉल्यूशन ला के दें, हम इज़राइल पे दबाव डालें। लेकिन ये है कि अब हमने आपको अब्राहम अकॉर्ड दे दिया है, सऊदी अरब उसमें गो के शामिल नहीं है। तो आप इज़राइल के साथ मिलके तो फलस्तीनी तनाज़े का को हल करें, ये आपको पहल करने की ज़रूरत है। ये वही स्ट्रैटेजी है जो यूरोप में हो रही है यूक्रेन के हवाले से, कि रूस से हमें खतरा नहीं है, रूस से यूरोप को अगर खतरा है, यूरोप जो है इस काबिल है कि वो अपना दिफा कर सकता है, वो पहल करे, हम साथ देंगे, लेकिन हम अब हैवी लिफ्टिंग नहीं करेंगे। तो जो फलस्तीनी इशू है वो उस तरह टाइड है। फिर एक तीसरा जो है ना जो बहुत ज्यादा अहम है और जो बड़े देर तक जो है अपना मंजर आम पे रहेगा आने वाले सालों में, वो है तुर्की और इसराइल की जो कंपटीशन है सीरिया के अंदर। सही तो है। वो एक अलग जो है इशू है। तो ये जो ताने बाने हैं खित्ते के, इसको डिसएग्रीगेट करने की कोशिश कर रही है ट्रंप इंतजामिया। ईरान भी काफ़ी ज़्यादा इसमें उनकी तरफ से कीननेस नज़र आ रही है कि वो भी इस डील में शायद आगे बढ़ना चाह रहे हैं बड़ा एग्रेसिवली या बड़ा पॉजिटिव वे में। कि एक तरफ अब आप देखें कि सऊदी वजीर दिफा का ईरान का दौरा होना एक बड़ी डेवलपमेंट थी ये भी, और दूसरा फिर ईरान के वजीर खारजा पहुंच के रशिया पहुंच के उन्हें भी एतमाद में लेने के लिए, तो लग रहा है कि ईरान भी इस मामले पे पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना चाह रहा है। जी देखें, ईरान के पास चॉइस नहीं है ना। ईरान की इस वक्त जो रियासत है वो अपनी 86 साल तारीख के अंदर इतनी कमजोर कभी नहीं थी। उनकी मुआशी हालत को उठा के देख लें, उनके यहाँ जो पब्लिक डिसअफेक्शन है, उनके यहाँ इलीट के अंदर इतनी फैक्शनलाइजेशन है, फिर वो एक अपना ट्रांजिशन की तरफ जो है ना तेजी से बढ़ रहे हैं। ये जो सुप्रीम लीडर है, इसने गुज़श्ता 36 साल से हुकूमत की है, यानी कि जब ये रियासत मार्ज़ वजूद में आई थी तो इसके बानी सिर्फ 10 साल हुकूमत करके गए थे, हम्म। आयतुल्लाह रुहुल्लाह khomeini। तो जो आयतुल्लाह खामिनेई हैं, ये रियासत उनके हाथों की बनाई हुई है। तो सही। एक शख्स मंजर आम से जब जो है ना नहीं रहेगा, तो ये एक बहुत बड़ा अनप्रेसिडेंटेड तारीखी वाकया होगा। और इसमें मैं तो ये पेशन गोई कर रहा हूँ गुज़श्ता 1-2 सालों से कि ये अब रियासत जो है एक मिलिट्री डोमिनेटेड रियासत होगी। इसमें क्लर्जी का, मुल्लाक्रेसी का जो होल्ड है वो बहुत कमजोर पड़ जाएगा, वो अलामती होके रह जाएगा। सही। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो कि ईरान के स्टेक होल्डर्स को पता है कि आने वाली है। इसी वजह से वो ये जो बैरूनी मामला है उसको वो रफा दफा करना चाहते हैं। और फिर देखें उनका सही है। लबनान में और सीरिया के अंदर से असर रसूख जाता रहा, उनको बहुत पसपाई हुई है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो एक बड़ा इशू जो पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है वो है अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीकी असलहा को 5 लाख के करीब जो है वो यहाँ से करें कि गायब हुआ। वो तालिबान के बारे में पहले ये था कि वहाँ से वो कलदम टीटीपी और बाकी लोगों के हाथ से चढ़ गया, लेकिन अब बीबीसी की रिपोर्ट आई है कि ये बेचा गया असला बाकायदा तौर पर जो है इन दहशतगर्द ग्रुप्स को। तो इस पे भी काफ़ी प्रेशर वहाँ से बढ़ रहा है, तो क्या कहेंगे इस पे? काफ़ी इंगेजमेंट आजकल पाकिस्तान की भी चल रही है अमेरिका के साथ, तो अमेरिका अगर इस मसले पे आगे बढ़ता है तो थ्रू पाकिस्तान ही डील कर सकता है या खुद भी अमेरिका इसको डील करना चाहेगा? हमारे वजीर खारजा का भी दौरा होने वाला है, अफगानिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है ये भी। जी देखें, ये पाकिस्तान के लिहाज से तो बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान जो है अगर ये असला जो है टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथों में है, चाहे वो जो है टीटीपी है, बलोच हैं, कोई और हैं, तो ये तो पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा जी है। हाँ। लेकिन इसको अमेरिका के जाविये से देखने की भी कोशिश करने की जरूरत है। अमेरिका के लिए ये प्रायोरिटी लिस्ट पे बहुत नीचे है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको जो है वो डिसमिस करेंगे। जाहिर है सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर बात भी की है जी कई हाँ। दफा कि भाई है वो असला वापस आना चाहिए। सवाल ये है कि वो कैसे लिया जाए। अब उसमें ये है कि कितना असला है, उसकी इन्वेंटरी क्या है, उसका कितना हिस्सा किसके पास जा चुका है, तालिबान का कंट्रोल कितना है उसके ऊपर, तालिबान के अंदर जो फैक्शंस हैं वो कौन से फैक्शंस हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं, क्या ये बटा हुआ है, ये जो स्टॉक पाइल है, आर्सनल है। तो ये सारी चीजें तय करना बाकी है। इसमें जाहिर है तालिबान की हुकूमत से को बातचीत करने की जरूरत होगी। और ट्रंप इंतजामिया जो है, आई थिंक कि जैसे उन्होंने पहले डील की थी तो उनको कोई इसमें कोई मुजायका नहीं होगा कि वो उनसे बातचीत करें। लेकिन जाहिर है फिर पाकिस्तान को भी शामिल करेंगे। और फिर कतर जो है वो भी स्टेक होल्डर है, यूएई भी स्टेक होल्डर है इसके अंदर। तो आई थिंक कि जो है ये मुख्तलिफ जो प्लेयर्स हैं इनके थ्रू ये होगा। लेकिन याद रहे कि पाकिस्तान के लिए ये सेंस ऑफ अर्जेंसी है
लेकिन अमेरिका के लिए सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है फिल वक्त। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा हो रहा है अफ़गानिस्तान का, बड़ा ही अहम दौरा इससे देखा जा रहा है, बड़ी अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। ज़ाहिर है सिक्योरिटी के मामलात हैं, अफ़गान जो रेफ्यूजीज़ हैं उनकी वापसी का मसला है, ये अमरीकी लेफ्ट ओवर असले का मसला है। कैसे देख रहे हैं ये एक कितनी बड़ी डेवलपमेंट है? काफ़ी हमारे इश्यूज़ हैं तालिबान की तरफ, आपको लग रहा है कि उस पर कोई बेहतरी की उम्मीद या इम्कान है? देखिए जो अल्टीमेटली इम्पेरेटिव्स क्या हैं हुँ, मतलब पाकिस्तान के, आई थिंक इम्पेरेटिव्स कोलाइड करते हैं अफगानिस्तान की रियासत के, यानी जो तालिबान की एमिरेट है 2.0, और पाकिस्तान की रियासत के जो फंडामेंटल इम्पेरेटिव्स हैं वो कोलाइड करते हैं। देखिए मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के साथ वो एट पीस नहीं रह सकता, क्योंकि वो दो कंपीटिंग मॉडल्स हैं गवर्नेंस के, सही। और दोनों को एक दूसरे से खतरा है। पाकिस्तान को खतरा है कि ये तालिबान की एमिरेट जो है टीटीपी की सूरत में हमारे इलाके में कोई दोबारा से इलाके पे कब्जा ना कर ले, और वो हम आए दिन सुनते हैं कि भाई जो है हमले हो रहे हैं, और वो हमलों में जो है ना शिद्दत भी आ रही है। इसी तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान जब देखते हैं तो कहते हैं कि भाई हम अपना तर्ज हुकूमत तभी चला सकते हैं कि जब बॉर्डर के उस पार से हमें इन्फ्लुएंस ना आ रहा हो। तो ये एक जो है इस चीज को कैसे आप जो है इस सर्कल को कैसे स्क्वायर करेंगे बैठ सही। के, तो ये चीज अभी देखना बाकी है। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। कोई एक दौरे से जो है कुछ नहीं होने वाला। कि शुरुआत ये अच्छी हो सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमरान बुखारी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में।